आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू थिंक स्ट्रेटेजिकली बाय ग्रेग गिथन्स बुक के बारे में। नीरज एक बिल्कुल आम सा लड़का था। किसी बड़े शहर में नहीं बल्कि एक छोटे से कस्बे में रहता था। पढ़ाई में न बहुत तेज न बहुत कमजोर। लोग उसे मेहनती कहते थे, लेकिन साथ में ये भी जोड़ देते थे कि बस मेहनत करता है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाता। नीरज ये बातें सुनकर चुप रह जाता था। उसे भी लगता था कि शायद कुछ लोग पैदा ही तेज दिमाग के साथ होते हैं और कुछ लोग नहीं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जैसे भारी भरकम शब्द उसके लिए किताबों और बड़े सीईओज की दुनिया तक ही सीमित थे। कॉलेज खत्म होने के बाद नीरज को एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। काम था रोज का डेटा भरना, रिपोर्ट बनाना और जो बोला जाए वो करना। वही रूटीन, वही डेडलाइंस, वही प्रेशर। शुरुआत में उसे लगा कि बस मेहनत करता रहूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। वो सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचता, देर तक बैठता, एक्स्ट्रा काम करता। पर 2 साल निकल गए और उसकी पोजीशन वहीं की वही रही। उसी बीच उसके साथ ज्वाइन हुआ अमित, जो अक्सर समय पर ऑफिस से निकल जाता था, ज्यादा ओवर टाइम भी नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे ज्यादा जिम्मेदारियां मिलने लगी। एक दिन नीरज से रहा नहीं गया। उसने अमित से पूछ ही लिया, यार तू ऐसा क्या करता है जो बॉस तुझ पर इतना भरोसा करता है? अमित मुस्कुराया और बोला, मैं बस काम नहीं करता, मैं ये भी सोचता हूं कि यह काम क्यों किया जा रहा है और इससे आगे क्या होगा। ये बात नीरज के दिमाग में अटक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद मेहनत के साथ साथ सोचने का तरीका भी मायने रखता है। उसी शाम बस में घर लौटते वक्त उसने अपने पूरे दिन को रिप्ले किया। उसने देखा कि वो हर टास्क को इंस्ट्रक्शन की तरह लेता है। जैसा बोला गया वैसा कर दिया। कभी ये नहीं सोचा कि इससे कंपनी को क्या फायदा होगा या इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक प्रॉब्लम आई। क्लाइंट्स कंप्लेन कर रहे थे कि रिपोर्ट्स लेट मिल रही हैं। बॉस गुस्से में थे और सबको ओवरटाइम करने के लिए कह दिया गया। नीरज भी रोज की तरह देर तक बैठने लगा, लेकिन इस बार उसने अमित की बात याद की। उसने सोचा, लेट क्यों हो रही हैं रिपोर्ट्स? सिर्फ ज्यादा काम होने की वजह से या प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है? उसने क्वाइटली ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि डेटा अलग अलग लोगों से अलग फॉर्मेट में आता है, जिसे एक स्टैंडर्ड में लाने में बहुत समय लगता है। नीरज ने अपने मन में एक आइडिया बनाया। वो कोई जीनियस आइडिया नहीं था, बस सिंपल सा था। उसने एक बेसिक टेम्पलेट बना दिया और अगले दिन बॉस को जाकर बोला, सर अगर हम सब क्लाइंट्स को यही फॉर्मेट भेजने को कहें तो रिपोर्ट जल्दी बन सकती है। बॉस ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब नीरज ने काल्मली समझाया कि इससे टाइम कैसे बचेगा और एरर्स कैसे कम होंगे, तो उन्होंने ट्राई करने की परमिशन दे दी। कुछ हफ्तों में कंप्लेंट्स कम हो गई। बॉस ने पहली बार सबके सामने नीरज का नाम लिया। उस दिन नीरज को कुछ अलग महसूस हुआ। उसे लगा कि उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया, बस सिचुएशन को समझा, प्रॉब्लम को ब्रेक किया और सॉल्यूशन सोचा। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि सोचने का एक तरीका है जो सीखा जा सकता है। इसके बाद नीरज ने खुद पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। वो हर सिचुएशन में खुद से 3 सवाल पूछने लगा। यह काम क्यों किया जा रहा है? इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? और क्या इसका कोई बेटर तरीका हो सकता है? शुरू में यह मुश्किल लगा। दिमाग बार बार लेजी होकर पुराने पैटर्न पर जाना चाहता था, लेकिन जैसे जिम में मसल्स को ट्रेन किया जाता है, वैसे ही नीरज अपने दिमाग को ट्रेन करने लगा। एक बार कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एक नया क्लाइंट सेगमेंट टारगेट करेगी। टीम में कंफ्यूजन था कि कहां से शुरू करें। लोग गैसेस मार रहे थे। नीरज ने चुपचाप पिछले डेटा को देखा, ट्रेंड्स समझे और फिर बोला, अगर हम पहले छोटे क्लाइंट से शुरुआत करें तो रिस्क कम रहेगा और प्रोसेस टेस्ट हो जाएगा। इस बार भी उसने कोई रॉकेट साइंस नहीं बोली थी, बस सोच को स्ट्रक्चर दिया था। प्लान सक्सेसफुल रहा। धीरे धीरे नीरज का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसे यह समझ आ गया कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है, ये प्रैक्टिस से आती है। जैसे कोई इंसान रोज वॉकिंग करता है तो स्टैमिना बढ़ता है, वैसे ही रोज सोचने की आदत डालने से क्लैरिटी बढ़ती है। एक दिन नीरज अपने पुराने दोस्त मोहन से मिला। मोहन अक्सर कहता था, मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है बिजनेस का, यह सब स्मार्ट लोगों के लिए होता है। नीरज मुस्कुराया, क्योंकि कुछ साल पहले वो खुद यही सोचता था। उसने मोहन को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो भी कभी बस मेहनत करता था, बिना डायरेक्शन के, लेकिन जैसे जैसे उसने सवाल पूछने शुरू किए, चीजें बदलने लगी। मोहन ने पूछा, तो मतलब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सीखी जा सकती है? नीरज ने जवाब दिया, बिल्कुल। ये कोई टैलेंट नहीं है, ये स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से आती है। नीरज ने यह भी समझा कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब हर वक्त बड़ा बड़ा प्लान बनाना नहीं होता।
कभी कभी ये बस इतना होता है कि आप एक कदम पीछे हटकर पूरे सीन को देखें। रिएक्ट करने से पहले पॉज करें, इमोशन से नहीं, लॉजिक से डिसीजन लें। एक बार ऑफिस में अचानक बजट कट की बात आई। लोग पैनिक करने लगे, कुछ लोग ब्लेम गेम खेलने लगे। नीरज ने खुद को काल्म रखा और सोचा, इस सिचुएशन में कंपनी क्या चाहती है? स्टेबिलिटी। उसने टीम को सजेस्ट किया कि हम शॉर्ट टर्म कॉस्ट बचाने की बजाय प्रोसेस एफिशिएंसी बढ़ाने पर फोकस करें, इससे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। बॉस को यह अप्रोच पसंद आई। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अब नीरज को लोग स्मार्ट थिंकर कहने लगे, लेकिन नीरज जानता था कि उसके अंदर कुछ मैजिकली चेंज नहीं हुआ है। वही लड़का था, वही बैकग्राउंड, वही लिमिटेशंस। बस फर्क ये था कि उसने सोचना सीखा था। एक शाम वो छत पर बैठा था, कस्बे की वही पुरानी गलियां, वही आवाजें। उसने सोचा कि अगर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिर्फ बॉर्न जीनियसेस के लिए होती तो वो आज यहां नहीं बैठा होता। उसे लगा कि जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो मान लेते हैं कि मेरे बस का नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि दिमाग भी मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। नीरज ने यह भी महसूस किया कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अकेले करियर के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी जरूरी है। उसने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसका यूज शुरू किया। खर्च करने से पहले सोचता, समय मैनेज करता, लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म एक्शंस से जोड़ता। उसकी लाइफ धीरे धीरे ज्यादा बैलेंस्ड होने लगी। आज नीरज जब नए इंटर्न्स को देखता है तो उन्हें सिर्फ काम करना नहीं सिखाता, वो उन्हें सवाल पूछना सिखाता है। वो कहता है, जो दिख रहा है वही पूरी सच्चाई नहीं होती, थोड़ा गहराई में जाओ। उसे अच्छा लगता है जब कोई इंटर्न पहली बार किसी प्रॉब्लम को अलग एंगल से देखता है। इस पूरी जर्नी में नीरज ने एक सिंपल सी बात सीखी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कोई गिफ्ट नहीं है जो कुछ लोगों को मिले और कुछ को नहीं। ये एक हैबिट है और हैबिट्स धीरे धीरे बनती हैं। रोज थोड़ा सा बेहतर सोचो, रोज एक सवाल ज्यादा पूछो, रोज एक पैटर्न समझने की कोशिश करो। अगर आज नीरज से कोई पूछे कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है तो वो कोई भारी डेफिनेशन नहीं देगा। वो बस इतना कहेगा, ये सोचने की प्रैक्टिस है जो आपको रिएक्ट करने से डिसीजन लेने तक ले जाती है। और वो ये भी जोड़ेगा कि अगर एक कस्बे का आम सा लड़का इसे सीख सकता है तो कोई भी सीख सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जो हर दिन आगे बढ़ती है। नीरज आज भी सीख रहा है, गिर रहा है, फिर सोच रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो ये नहीं मानता कि सोच सिर्फ कुछ लोगों का प्रिविलेज है। अब वो जानता है कि सोच एक स्किल है और स्किल हर कोई डेवलप कर सकता है, बस फोकस और प्रैक्टिस चाहिए। कुछ महीने बीत चुके थे। नीरज अब ऑफिस में जाना पहचाना नाम बन चुका था। लोग उसे मेहनती तो पहले भी कहते थे, अब सोच समझकर काम करने वाला भी कहने लगे थे। लेकिन नीरज के अंदर एक बेचैनी अभी भी थी। उसे लगता था कि कई बार लोग बहुत जोश में गोल्स तो तय कर लेते हैं, पर फिर भी नतीजे नहीं आते। वो खुद भी कई बार यही गलती कर चुका था। फर्क बस इतना था कि अब वो इन बातों को नोटिस करने लगा था। एक दिन कंपनी की एनुअल मीटिंग हुई। बड़े जोश के साथ बॉस ने कहा, इस साल हमारा गोल है कि रेवेन्यू 2 गुना करना है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नीरज भी क्लैप कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सवाल उठ रहा था। उसे लगा कि ये तो एक डिजायर है, एक विश है, पर इसके आगे क्या? मीटिंग के बाद लोग एक्साइटेड थे। कोई कह रहा था अब तो जान लगा देंगे, कोई बोल रहा था दिन रात मेहनत करेंगे। नीरज ने यह सब पहले भी सुना था। अगले हफ्तों में वही हुआ जो अक्सर होता है। टीम्स अपने अपने तरीके से काम करने लगी। कोई ज्यादा कॉल्स करने लगा, कोई मार्केटिंग पर जोर देने लगा, कोई डिस्काउंट्स देने की बात करने लगा। सबका गोल सेम था, रेवेन्यू बढ़ाना, लेकिन डायरेक्शन सबकी अलग थी। नीरज को यह सीन फेमिलियर लगा। उसे याद आया कि पहले वो भी ऐसे ही ब्लाइंडली एफर्ट डालता था। एक शाम नीरज लेट तक ऑफिस में बैठा था। सामने व्हाइट बोर्ड पर टारगेट्स लिखे थे, नंबर्स थे, एरोज थे, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। उसने खुद से पूछा, गोल और स्ट्रैटेजी में फर्क क्या है? उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि गोल तो बस ये बताता है कि पहुंचना कहां है, लेकिन स्ट्रैटेजी ये बताती है कि पहुंचना कैसे है और क्यों इसी रास्ते से जाना सही है। अगले दिन नीरज ने बॉस से मिलने का टाइम मांगा। पहले वो ऐसा करने से हिचकिचाता था,
लेकिन अब उसके अंदर एक काल्म कॉन्फिडेंस था। उसने कहा, सर, रेवेन्यू 2 गुना करना एक क्लियर गोल है, लेकिन अगर हम ये डिफाइन नहीं करेंगे कि किस तरह के क्लाइंट्स पर फोकस करना है, किस प्रोडक्ट को पुश करना है और किस एक्टिविटी को अवॉइड करना है, तो सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। बॉस ने ध्यान से सुना। नीरज ने समझाया कि पिछले डेटा के हिसाब से कुछ क्लाइंट्स हाई वॉल्यूम देते हैं लेकिन मार्जिन कम होता है, जबकि कुछ क्लाइंट्स कम होते हुए भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देते हैं। उसने कहा, अगर हमारी स्ट्रैटेजी ये हो कि हम क्वालिटी क्लाइंट्स पर फोकस करेंगे तो हमारी एक्शंस भी उसी हिसाब से अलाइन होंगी। बॉस ने पहली बार नीरज से सीधे पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? नीरज ने कहा, गोल है रेवेन्यू बढ़ाना, लेकिन स्ट्रैटेजी हो सकती है हाई मार्जिन क्लाइंट्स को टारगेट करना, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करना और शॉर्ट टर्म सेल्स हैक्स से बचना। यह कॉन्वर्सेशन नीरज के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। उसे साफ दिख रहा था कि लोग अक्सर गोल को ही स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। जैसे कोई कहे, मुझे सक्सेसफुल होना है, ये गोल है, लेकिन सक्सेसफुल कैसे होना है, किस रास्ते से, किन चीजों को छोड़कर, यह स्ट्रैटेजी है। कुछ दिनों बाद नीरज की टीम को एक नया प्रोजेक्ट मिला। डेडलाइन टाइट थी और एक्सपेक्टेशंस हाई थी। टीम ने इमीडिएटली गोल लिख दिया, प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर करना। सब अग्री थे। नीरज ने फिर वही सवाल उठाया, ऑन टाइम डिलीवर करना गोल है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होगी? कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। किसी ने कहा, मतलब जल्दी काम करेंगे। नीरज मुस्कुराया। उसने कहा, जल्दी काम करना एक्शन हो सकता है, स्ट्रैटेजी नहीं। उसने प्रपोज किया कि स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि पहले कोर रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट की जाए, एक्स्ट्रा फीचर्स बाद में देखे जाए, रिस्क वाले हिस्सों को पहले टैकल किया जाए, कम्युनिकेशन क्लाइंट्स के साथ रेगुलर रखी जाए ताकि लास्ट मोमेंट सरप्राइजेस ना आए। जैसे ही स्ट्रैटेजी क्लियर हुई, एक्शंस अपने आप अलाइन होने लगे। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, डेडलाइन भी मिली और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। टीम मेंबर्स ने महसूस किया कि इस बार काम अलग तरह से हुआ। ज्यादा भागदौड़ नहीं थी, ज्यादा पैनिक नहीं था। सबको पता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक वीकेंड नीरज अपने घर गया। पुराने मोहल्ले में वही दोस्त, वही चाय की दुकान। मोहन भी वहीं मिला। मोहन ने बताया कि उसने एक छोटा बिजनेस शुरू किया है। उसका गोल था जल्दी से पैसा कमाना, लेकिन वो परेशान था क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां फोकस करे। नीरज ने उसकी बात सुनी और पूछा, तेरा स्ट्रैटेजी क्या है? मोहन ने जवाब दिया, स्ट्रैटेजी मतलब? गोल तो क्लियर है ना? नीरज हंसा। उसने मोहन को एक सिंपल एग्जाम्पल दिया। उसने कहा, मान ले तुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली पहुंचना गोल है, लेकिन स्ट्रैटेजी ये डिसाइड करती है कि तू ट्रेन से जाएगा, बस से या अपनी गाड़ी से, किस टाइम निकलेगा, रास्ते में कहां रुकेगा। अगर बस ये कहे कि दिल्ली पहुंचना है और बिना स्ट्रैटेजी के निकल पड़े तो भटकने के चांसेस ज्यादा हैं। मोहन को बात समझ आने लगी। नीरज ने कहा, बिजनेस में भी वही है, गोल पैसा कमाना है, लेकिन स्ट्रैटेजी ये डिसाइड करेगी कि किस कस्टमर के लिए काम करेगा, किस चीज में बेस्ट बनेगा और किस काम को मना करेगा। नीरज ने महसूस किया कि स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है चॉइस करना। क्या करना है उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये डिसाइड करना कि क्या नहीं करना है। गोल्स सबको एक्साइटेड करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन सिखाती है। ऑफिस में नीरज ने यह भी देखा कि कई लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि गोल्स पूरे नहीं होते। वो खुद को ब्लेम करते हैं या लक को कोसते हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम यह होती है कि एक्शंस और गोल्स के बीच कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता। स्ट्रैटेजी वही ब्रिज है जो एक्शन को आउटकम से जोड़ती है। एक बार नीरज ने खुद भी गलती की। उसने पर्सनल लाइफ में गोल सेट किया कि इस साल फिटनेस इंप्रूव करनी है। उसने जिम मेंबरशिप ले ली, रनिंग शूज खरीद ली, लेकिन 2 महीने बाद सब छूट गया। नीरज ने बैठकर सोचा, गोल तो क्लियर था लेकिन स्ट्रैटेजी मिसिंग थी। उसने फिर डिफाइन किया कि स्ट्रैटेजी ये होगी कि वो सुबह 30 मिनट वॉक से शुरुआत करेगा, डाइट में छोटे चेंजेस करेगा और कंसिस्टेंसी पर फोकस करेगा, न कि इंस्टेंट रिजल्ट्स पर। इस बार चीजें चली। अब नीरज को स्ट्रैटेजी और गोल का फर्क सिर्फ समझ में नहीं आता था, वो उसे फील करता था। गोल इमोशन देता है, एक्साइटमेंट देता है। स्ट्रैटेजी क्लैरिटी देती है, डायरेक्शन देती है। गोल कहता है क्या चाहिए, स्ट्रैटेजी कहती है क्यों और कैसे मिलेगा। धीरे धीरे नीरज की पहचान एक ऐसे इंसान की बन गई जो मीटिंग्स में टफ सवाल पूछता था। जब कोई कहता हम मार्केट लीडर बनेंगे, नीरज पूछता किस सेगमेंट में और क्यों। जब कोई कहता कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ानी है, नीरज पूछता
किस एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेंगे और किसको छोड़ेंगे। कुछ लोगों को यह इरिटेटिंग लगता था, लेकिन ज्यादातर लोग अप्रिशिएट करने लगे। उन्हें समझ आने लगा कि ये सवाल काम को स्लो नहीं करते, बल्कि कंफ्यूजन को कम करते हैं। एक दिन बॉस ने नीरज से कहा, तू गोल्स और स्ट्रैटेजी के फर्क को बहुत सिंपल तरीके से समझाता है। नीरज ने मुस्कुराकर कहा, सर, क्योंकि मैंने खुद ये कंफ्यूजन झेली है। नीरज अब ये मानने लगा था कि लाइफ में भी यही रूल लागू होता है। लोग कहते हैं मुझे खुश रहना है, मुझे पीसफुल लाइफ चाहिए, ये गोल्स है। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है? क्या वो ओवरवर्किंग छोड़ेंगे? क्या वो रिलेशनशिप्स पर टाइम देंगे? क्या वो बाउंड्रीज सेट करेंगे? बिना स्ट्रैटेजी के गोल्स सिर्फ विशेस बनकर रह जाते हैं। कहानी यहीं आकर और गहरी हो जाती है। नीरज समझ चुका था कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का अगला लेवल यही है, गोल्स और स्ट्रैटेजी को अलग अलग देखना, लेकिन साथ में अलाइन करना। गोल डेस्टिनेशन है, स्ट्रैटेजी रास्ता है। रास्ता क्लियर नहीं होगा तो डेस्टिनेशन सिर्फ इमेजिनेशन रह जाएगी। आज नीरज जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे हंसी आती है कि कभी वो सोचता था कि स्ट्रैटेजी सिर्फ बड़ी किताबों की चीज है। अब उसे लगता है कि स्ट्रैटेजी तो रोज के छोटे डिसीजंस में छुपी होती है। जब आप ये डिसाइड करते हैं कि लिमिटेड टाइम में किस काम को प्रायोरिटी देंगे, तब आप स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं। नीरज अब भी सीख रहा है। हर नया गोल उसके सामने एक नया सवाल लेकर आता है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? और यही सवाल उसे भीड़ से अलग करता है, क्योंकि अब वो जानता है कि गोल्स सबके होते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी वही बनाता है जो सोचने की मेहनत करता है। कहानी आगे भी चलेगी, क्योंकि गोल्स बदलते रहेंगे, सिचुएशंस बदलेंगी। लेकिन नीरज के लिए एक बात हमेशा क्लियर रहेगी, बिना स्ट्रैटेजी के गोल सिर्फ एक ख्वाब है, और स्ट्रैटेजी बिना गोल के डायरेक्शनलेस एफर्ट। दोनों को जोड़ने वाली जो क्लैरिटी है, वही असली स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है। नीरज अब उस स्टेज पर था जहां लोग उससे सिर्फ आंसर्स नहीं, सोचने का तरीका सीखना चाहते थे। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगने लगा था कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिर्फ गोल्स और स्ट्रैटेजी का फर्क समझ लेने से पूरा नहीं होता। कई बार उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि दो लोग एक ही सिचुएशन में क्यों अलग तरह से सोचते हैं। एक ही डेटा, एक ही प्रेशर, फिर भी किसी का डिसीजन शार्प होता है और किसी का कंफ्यूजिंग। नीरज इस गैप को समझना चाहता था। एक दिन कंपनी में एक बड़ा क्लाइंट आने वाला था। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्रेजेंटेशन रेडी थी, नंबर सॉलिड थे, स्ट्रैटेजी अलाइन थी। फिर भी नीरज को बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था कि क्या। मीटिंग में क्लाइंट ने एक अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछ लिया। टीम थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गई। नीरज ने पॉज किया, सवाल को दोबारा सुना और फिर काल्मली जवाब दिया। क्लाइंट सेटिस्फाइड दिखा। मीटिंग के बाद एक जूनियर ने नीरज से पूछा, सर, आपको कैसे पता चला कि वो सवाल असल में क्या पूछ रहा था? नीरज थोड़ी देर चुप रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने कोई टेक्निक यूज नहीं की थी, बस क्यूरियोसिटी से सवाल को समझा था। वो आंसर देने से पहले ये जानना चाहता था कि क्लाइंट की रियल चिंता क्या है। उसी शाम नीरज घर लौटते वक्त सोचता रहा। उसे लगा कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिर्फ बड़ा प्लान बनाने से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे मेंटल हैबिट्स से बनता है, जैसे क्यूरियोसिटी, सवाल पूछने की आदत, रिफ्लेक्शन, जो हुआ उस पर सोचने की आदत, स्केप्टिसिज्म, हर चीज को तुरंत सच न मान लेने की आदत। कुछ दिनों बाद नीरज ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि जब भी वो जल्दी में होता है, उसकी थिंकिंग शैलो हो जाती है, लेकिन जब वो खुद को पॉज करने देता है तो क्लैरिटी आती है। उसने इसे प्रैक्टिस बनाना शुरू किया। हर दिन काम खत्म होने के बाद वो 10 मिनट बैठकर सोचता, आज क्या सीखा, क्या गलत हुआ और अगली बार क्या अलग कर सकता हूं। एक बार कंपनी ने एक नया टूल अडॉप्ट करने का निर्णय लिया। मार्केटिंग टीम बहुत एक्साइटेड थी। सब कह रहे थे इंडस्ट्री में सब यही यूज कर रहे हैं। नीरज ने तुरंत एग्री नहीं किया। उसने स्केप्टिसिज्म अप्लाई किया। उसने पूछा, क्या ये टूल हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है या बस ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं? कुछ लोगों को यह सवाल अननेसेसरी लगा, लेकिन नीरज ने डेटा देखा, ट्रायल किया, प्रोस कॉन्स लिखे। बाद में पता चला कि टूल कंपनी के साइज के हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। नीरज को समझ आने लगा कि स्केप्टिसिज्म का मतलब नेगेटिव होना नहीं है, बल्कि ब्लाइंड बिलीफ से बचना है। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हर चीज पर डाउट नहीं करते, लेकिन बिना समझे एक्सेप्ट भी नहीं करते। एक वीकेंड नीरज अपने पुराने कॉलेज गया, जहां उसे जूनियर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। एक स्टूडेंट ने कहा, सर, मैं बहुत कंफ्यूज्ड रहता हूं।
बहुत सोचता हूं लेकिन डिसीजन नहीं ले पाता। नीरज ने उसकी बात सुनी और पूछा, तू सोचता है या बस वरी करता है? स्टूडेंट चुप हो गया। नीरज ने समझाया कि रिफ्लेक्शन और ओवर थिंकिंग में फर्क होता है। रिफ्लेक्शन स्ट्रक्चर्ड होती है, सवाल के साथ, सीख के साथ। ओवर थिंकिंग इमोशन ड्रिवन होती है। नीरज ने उसे एक सिंपल एक्सरसाइज दी। हर डिसीजन के बाद 3 बातें लिखो। मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, रिजल्ट क्या आया और मैंने क्या सीखा। नीरज ने खुद भी ये एक्सरसाइज अपनाई थी। इससे उसकी थिंकिंग धीरे धीरे शार्पन हुई थी। ऑफिस में नीरज ने एक और माइक्रो स्किल नोटिस किया, पर्सपेक्टिव लेना। जब कॉन्फ्लिक्ट होता था वो खुद से पूछता, अगर मैं सामने वाले की जगह होता तो क्या सोचता। इससे कई अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड हो जाते थे। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिर्फ लॉजिक नहीं, एम्पैथी भी मांगती है। एक बार नीरज की टीम में 2 लोग आपस में भिड़ गए। दोनों अपने अपने डेटा से सही साबित होना चाहते थे। नीरज ने दोनों को रोका और कहा, हम ये प्रूव नहीं कर रहे कि कौन सही है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के लिए क्या सही है। उसने सिचुएशन को पर्सनल से सिस्टेमिक बनाया। कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व हो गया। अब नीरज को साफ दिख रहा था कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एक स्किल नहीं, स्किल्स का ग्रुप है। माइक्रो स्किल्स जो इंडिविजुअली छोटे लगते हैं लेकिन मिलकर बड़ा इंपैक्ट बनाते हैं। क्यूरियोसिटी आपको सरफेस से नीचे ले जाती है। रिफ्लेक्शन आपको एक्सपीरियंस से सीखने देता है। स्केप्टिसिज्म आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। पर्सपेक्टिव आपको नैरो थिंकिंग से बाहर निकालता है। एक दिन नीरज खुद फेलियर से गुजरा। उसने एक प्रोजेक्ट में असम्पशन ले लिया कि क्लाइंट टाइमलाइन फ्लेक्सिबल होगी। उसने वेरीफाई नहीं किया। रिजल्ट, लास्ट मोमेंट कैओस। नीरज डिसअपॉइंटेड था लेकिन उसने खुद को ब्लेम में नहीं डुबोया। उसने रिफ्लेक्शन किया। उसने लिखा, असम्पशन विदाउट वैलिडेशन। उसने तय किया कि आगे से वो कॉन्फर्मेशन को हैबिट बनाएगा। यही एक और माइक्रो स्किल थी, वैलिडेशन। धीरे धीरे नीरज की डेली लाइफ में भी ये माइक्रो स्किल्स दिखने लगे। न्यूज़ पढ़ते वक्त वो क्यूरियोसिटी से सोर्स देखता। सोशल मीडिया पर किसी क्लेम को स्केप्टिसिज्म से देखता। फैमिली डिसीजंस में पर्सपेक्टिव लेता। लाइफ लेस रिएक्टिव और मोर थॉटफुल हो गई। एक शाम नीरज मोहन के साथ टहल रहा था। मोहन ने कहा, तू पहले भी स्मार्ट था, अब अलग क्यों लगता है? नीरज ने कहा, क्योंकि अब मैं हर सिचुएशन में सेम तरीके से सोचने की कोशिश करता हूं। मोहन कंफ्यूज्ड हो गया। नीरज ने समझाया, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कोई स्पेशल मोड नहीं है जो सिर्फ ऑफिस में ऑन होता है। ये रोज की थिंकिंग हैबिट्स से बनता है। नीरज ने महसूस किया कि माइक्रो स्किल्स को इंटरनलाइज करने का मतलब उन्हें कॉन्शियस एफर्ट से अनकॉन्शियस हैबिट में बदलना है। शुरुआत में एफर्ट लगता है लेकिन धीरे धीरे दिमाग खुद ही पॉज करना, सवाल पूछना, सोच को ब्रॉडन करना सीख जाता है। ऑफिस में अब नीरज जूनियर एम्प्लॉयज को कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं देता था। वो उन्हें माइक्रो स्किल्स सिखाता था। वो कहता, आंसर से ज्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है। वो उन्हें एनकरेज करता था कि मीटिंग्स के बाद खुद से पूछें, क्या हमने सही प्रॉब्लम सॉल्व की? एक इंटर्न ने एक दिन नीरज से कहा, सर अब मुझे डर नहीं लगता कि मुझे सब नहीं आता। नीरज मुस्कुराया। उसे पता था कि यह डर क्यूरियोसिटी खत्म कर देता है। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ये मान लेते हैं कि उन्हें सब नहीं पता और यही एक्सेप्टेंस उन्हें सीखने देता है। नीरज को अब यह भी समझ आ गया था कि माइक्रो स्किल्स कभी कंप्लीट नहीं होते। क्यूरियोसिटी डल हो सकती है, रिफ्लेक्शन स्किप हो सकता है, स्केप्टिसिज्म एरोगेंस बन सकता है। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एक लिविंग प्रोसेस है। एक दिन बॉस ने नीरज से पूछा, तो इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी काल्म कैसे रहता है? नीरज ने कहा, क्योंकि मैं सिचुएशन को फाइनल नहीं मानता, मैं उसे डेटा मानता हूं। यह भी एक माइक्रो स्किल थी, डिटैचमेंट। इमोशन को कंट्रोल में रखना ताकि थिंकिंग क्लियर रहे। नीरज अब यह जान चुका था कि स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी कोई ओवरनाइट अचीवमेंट नहीं है। ये रोज के छोटे मेंटल रेप्स से बनती है। जैसे जिम में लाइट वेट्स से स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, वैसे ही माइक्रो स्किल्स से स्ट्रेटेजिक माइंड बनता है। आज नीरज जब पीछे देखता है तो उसे लगता है कि उसकी जर्नी गोल्स से शुरू हुई थी, स्ट्रैटेजी से शेप हुई और माइक्रो स्किल्स से स्ट्रांग बनी। अब वो किसी भी सिचुएशन से डरता नहीं है क्योंकि उसे ट्रस्ट है अपने थिंकिंग प्रोसेस पर। कहानी यहां रुकती नहीं क्योंकि माइक्रो स्किल्स कभी खत्म नहीं होते। हर नया चैलेंज एक नया प्रैक्टिस ग्राउंड होता है। नीरज अब भी सीख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसकी थिंकिंग एक्सीडेंटल नहीं, इंटेंशनल है। और शायद यही स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की असली पहचान है। बड़े बड़े प्लान्स नहीं,
बल्कि छोटे छोटे सोचने के तरीके जो हर दिन आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर, थोड़ा ज्यादा कैपेबल बना देते हैं। नीरज की जिंदगी अब एक नए फेज में थी। उसे क्लैरिटी की आदत पड़ चुकी थी, माइक्रो स्किल्स उसकी थिंकिंग का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन अब एक नई परेशानी सामने आ रही थी, ऐसी परेशानी जिसमें न डेटा पूरा होता था, न आंसर साफ दिखते थे। पहले जहां प्रॉब्लम्स क्लियर होती थी, ये करना है, ये नहीं, अब वहां सिचुएशंस धुंधली थी। नीरज को लगने लगा था कि अनसर्टेनिटी उसके सामने खड़ी है और इस बार उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। कंपनी एक नए मार्केट में एंटर करने की सोच रही थी। प्रॉब्लम यह थी कि मार्केट अभी प्रॉपरली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कुछ अर्ली यूजर्स थे, कुछ वीक सिग्नल्स थे, कुछ कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स थी, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं था। मीटिंग में लोग अनईजी थे। कोई बोल रहा था थोड़ा वेट करते हैं, कोई कह रहा था जब सब क्लियर हो जाएगा तब डिसीजन लेंगे। नीरज चुपचाप सब सुन रहा था। उसे ये डिस्कम्फर्ट फैमिलियर लग रहा था, लेकिन अब वो इससे भागना नहीं चाहता था। उसने नोटिस किया कि ज्यादातर लोग एम्बिग्यूटी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पिक्चर साफ नहीं है तो डिसीजन लेना रिस्की है। नीरज भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन अब उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसे लगा कि अगर सब कुछ पहले से क्लियर होता तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की जरूरत ही क्या होती। मीटिंग के बाद नीरज अकेले बैठा रहा। उसने खुद से पूछा, अगर अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये है क्या? अचानक उसे समझ आया कि एम्बिग्यूटी फ्यूचर की एक झलक हो सकती है। वीक सिग्नल्स, इनकम्प्लीट डेटा, कंफ्यूजिंग पैटर्न्स, ये सब नॉइज नहीं होते, ये अर्ली साइंस होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन इन्हें इग्नोर करता है और कौन ऑब्जर्व करता है। कुछ दिनों बाद नीरज ने खुद इनिशिएटिव लिया। उसने कंपनी के एग्जिस्टिंग क्लाइंट से कैजुअल कॉन्वर्सेशन शुरू की। वो उनसे डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं पूछता था, बस ये जानना चाहता था कि उनकी वर्ल्ड में क्या बदल रहा है। कई बातें इररिलेवेंट लगती थीं, लेकिन नीरज ने उन्हें डिसमिस नहीं किया। उसने सुना, नोट किया, कनेक्ट करने की कोशिश की। एक क्लाइंट ने कैजुअली कहा, हमें फ्यूचर में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए। उस वक्त ये सेंटेंस छोटा लग रहा था, लेकिन नीरज के दिमाग में अटक गया। उसने सोचा, फ्लेक्सिबिलिटी किस सेंस में? टाइम, कॉस्ट, कस्टमाइजेशन? उसने तुरंत कंक्लूजन नहीं निकाला। उसने एम्बिग्विटी को स्पेस दिया। ऑफिस में नीरज ने देखा कि कुछ जूनियर्स अनसर्टेनिटी से परेशान होकर जल्दी आंसर्स ढूंढने लगते हैं। वो असम्पशंस बना लेते हैं ताकि डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाए। नीरज ने उन्हें रोका। उसने कहा, कंफ्यूजन को तुरंत खत्म करने की कोशिश मत करो, थोड़ी देर कंफ्यूजन में रहना सीखो। यह बात सुनने में अजीब लगती थी, लेकिन नीरज जानता था कि एम्बिग्विटी में रहने की कैपेसिटी एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। जो लोग डिस्कम्फर्ट टॉलरेट कर लेते हैं वही फ्यूचर को पहले देख पाते हैं। एक वीकेंड नीरज अकेले बैठकर नोट्स देख रहा था। अलग अलग कॉन्वर्सेशंस, अलग अलग सिग्नल्स, सब बिखरे हुए थे। कोई क्लियर आंसर नहीं निकल रहा था। पहले वाला नीरज फ्रस्ट्रेट हो जाता, लेकिन अब वो शांत था। उसने खुद से कहा, अभी पिक्चर नहीं बनेगी और ये ठीक है। धीरे धीरे उसे पैटर्न्स दिखने लगे। क्लाइंट्स फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, स्पीड की नहीं, स्टेबिलिटी की नहीं, अडेप्टेबिलिटी की। ये कोई लाउड ट्रेंड नहीं था, बस एक हल्की सी डायरेक्शन थी। नीरज ने इसे फाइनल ट्रूथ नहीं माना, बस पॉसिबिलिटी माना। अगली मीटिंग में जब सब लोग क्लियर प्लान की मांग कर रहे थे, नीरज ने अलग अप्रोच ली। उसने कहा, हमें अभी फाइनल आंसर नहीं चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंट्स चाहिए। उसने सजेस्ट किया कि कंपनी छोटे पायलट्स चलाए, ऑब्जर्व करे, लर्न करे, ना फुल कमिटमेंट, ना कंप्लीट वेट। कुछ लोग अनईजी थे। नीरज ने काल्मली कहा, अगर हम सर्टेनिटी का इंतजार करेंगे तो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। बॉस ने पहली बार ओपनली कहा, अनसर्टेनिटी से डरने के बजाय उसे एक्सप्लोर करते हैं। नीरज के लिए यह मोमेंट खास था। उसे लगा कि उसकी थिंकिंग अब सिर्फ उसकी नहीं रही। पायलट शुरू हुए, कुछ फेल हुए, कुछ पार्शियल सक्सेस रहे। क्लियर आंसर अभी भी नहीं था, लेकिन कंपनी अब ब्लाइंड नहीं थी, उसे डायरेक्शन दिखने लगी थी। नीरज ने देखा कि एम्बिग्यूटी अब डर नहीं लग रही थी, बल्कि क्यूरियोसिटी जगाने लगी थी। इसी बीच नीरज की पर्सनल लाइफ में भी अनसर्टेनिटी आ गई। उसे एक जॉब ऑफर मिला, बेटर पे, बड़ा रोल, लेकिन इंडस्ट्री नहीं थी, क्लियर रोड मैप नहीं था। पहले वाला नीरज ऐसे ऑफर को रिजेक्ट कर देता। उसे क्लैरिटी चाहिए होती, लेकिन अब उसने खुद से कहा, यह अनएम्बिग्यूटी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसने प्रोस कन्स की लिस्ट बनाई, लेकिन साथ ही यह भी एक्सेप्ट किया कि कुछ चीजें अननोन ही रहेंगी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अनसर्टेनिटी में ग्रो कर सकता हूं? जवाब हाँ था।
उसने ऑफर एक्सेप्ट किया। शुरुआती महीनों में कंफ्यूजन थी, प्रोसेसेस इनकम्प्लीट थे, एक्सपेक्टेशंस अनक्लियर थी। कई बार नीरज को डाउट हुआ, लेकिन हर अनक्लियर सिचुएशन उसे कुछ नया सिखा रही थी। वो वीक सिग्नल्स देखना सीख रहा था, लोगों की बॉडी लैंग्वेज, मार्केट की छोटी मूवमेंट्स, अनसेड नीड्स। नीरज ने महसूस किया कि एम्बिग्विटी फ्यूचर की लैंग्वेज होती है। वो साफ शब्दों में नहीं बोलती, वो हिंट्स में बात करती है। जो पेशेंस रखता है वही उसे समझ पाता है। एक दिन नए ऑफिस में एक जूनियर ने नीरज से कहा, सर, यहां सब मैसी है। नीरज मुस्कुराया और बोला, मैसी मतलब पोटेंशियल। जूनियर कंफ्यूज्ड हो गया। नीरज ने समझाया, जहां सब सेट है वहां ग्रोथ लिमिटेड होती है, जहां सब अनक्लियर है वहां शेप देने का मौका होता है। धीरे धीरे नीरज को यह एहसास गहराई से होने लगा कि स्ट्रैटेजिक थिंकर्स क्लैरिटी से नहीं, एम्बिग्विटी से शुरू करते हैं। वो वीक सिग्नल्स को फ्यूचर की पॉसिबिलिटी मानते हैं, न कि नॉइस। एक बार नीरज ने गलत सिग्नल पकड़ लिया। उसने एक ट्रेंड को ओवर एस्टिमेट कर लिया। नुकसान भी हुआ, लेकिन इस बार वो खुद को जज नहीं कर रहा था। उसने इसे कॉस्ट ऑफ लर्निंग माना। एम्बिग्विटी में काम करने का मतलब है कभी कभी गलत होना। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इस रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं। समय के साथ नीरज की डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस बढ़ती गई। अब जब कोई कहता हमें नहीं पता, तो नीरज घबराता नहीं था, वो क्यूरियस हो जाता था। उसे लगता था, अच्छा, यहां एक्सप्लोर करने की जगह है। उसने ये भी देखा कि एम्बिग्विटी में रहने के लिए ईगो छोड़ना पड़ता है। ये मानना पड़ता है कि सब आंसर्स आपके पास नहीं है। नीरज को यह एक्सेप्टेंस लिबरेटिंग लगा। एक शाम नीरज अकेले बैठा शहर की हलचल देख रहा था। उसे याद आया कि पहले वो क्लैरिटी को सेफ्टी मानता था, अब उसे एम्बिग्विटी ग्रोथ लगती थी। उसे समझ आया कि फ्यूचर कभी साफ होकर नहीं आता, वो हमेशा अनक्लियर होता है, वीक सिग्नल्स में छुपा होता है। आज नीरज जब पीछे देखता है तो उसे लगता है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की सबसे अंडररेटेड स्किल यही है, अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना। ना भागना, ना जल्दी आंसर्स करना, बस ऑब्जर्व करना, लिसन करना, एक्सपेरिमेंट करना। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अनसर्टेनिटी कभी खत्म नहीं होती। मार्केट बदलेगा, रूल्स बदलेंगे, लाइफ बदलेगी, लेकिन नीरज अब इससे डरता नहीं है, क्योंकि उसने सीख लिया है कि एम्बिग्विटी कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि इन्विटेशन है फ्यूचर को थोड़ा पहले देखने का। और जो लोग इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही स्ट्रैटेजी को सिर्फ प्लान नहीं, पॉसिबिलिटी बना पाते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। नीरज की जिंदगी में अनसर्टेनिटी अब कोई बाहरी चीज नहीं रही, वो उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी। जहां पहले लोग सवालों के जवाब ढूंढते थे, अब नीरज सवालों की क्वालिटी पर ध्यान देता था। उसे समझ आ गया था कि फ्यूचर कभी सीधे रास्ते से नहीं आता, वो हमेशा धुंध में से निकल कर आता है। नई कंपनी में कुछ साल बीत चुके थे। कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ सफल रहे, कुछ पूरी तरह फेल। लेकिन एक फर्क साफ था, नीरज अब फेलियर से डरता नहीं था। उसे पता था कि एम्बिग्विटी में चलने का यही प्राइस होता है। एक दिन लीडरशिप मीटिंग में सीईओ ने पूछा, हम कैसे जाने कि हम सही दिशा में जा रहे हैं जब मार्केट इतना अनक्लियर है? सब चुप हो गए। पहले ऐसे सवाल पैनिक पैदा करते थे, लेकिन नीरज शांत था। उसने कहा, सर, हम डायरेक्शन तब पहचानते हैं जब हम सिग्नल्स को समय से पहले देखना सीख लेते हैं, न कि तब जब सब कंफर्म हो जाए। उसने समझाया कि कस्टमर्स की छोटी कंप्लेंट्स, उनके बदलते सवाल, उनकी प्रायोरिटीज में आ रहा सटल चेंज, ये सब फ्यूचर के सीड्स होते हैं। अगर हम क्लैरिटी का इंतजार करेंगे तो ये सीड्स किसी और के हाथ में चले जाएंगे। मीटिंग के बाद कई लोगों ने नीरज से कहा कि उन्हें पहली बार अनसर्टेनिटी डरावनी नहीं लगी। कुछ महीने बाद वही मार्केट जो कभी कंफ्यूजिंग लगता था, अब शेप लेने लगा। कंपनी वहां पहले से मौजूद थी, क्योंकि उसने एम्बिग्विटी में एंट्री ली थी। कॉम्पिटिटर्स अब आ रहे थे, लेकिन नीरज और उसकी टीम के लिए ये नया नहीं था। उन्होंने फ्यूचर को परफेक्ट प्रेडिक्शन से नहीं, अर्ली ऑब्जर्वेशन से पकड़ा था। एक दिन नीरज अपने कस्बे वापस गया। वही पुरानी चाय की दुकान, वही दोस्त। मोहन ने उससे पूछा, अब तो सब सेटल हो गया होगा? नीरज मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं, अब तो अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है। मोहन हैरान हुआ। नीरज ने समझाया, डिफरेंस यह है कि पहले अनसर्टेनिटी डर देती थी, अब डायरेक्शन देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।